दुनिया सिचुएशनों में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है। ख्वाजा साहब, आपकी जानिब आऊँगा। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि जो इंटरनेशनल मीडिया हो या डिप्लोमेटिक एटनिक एटमॉस्फेयर हो, वहाँ पर इंडिया को उस तरह से पजीराई नहीं मिली, वो हम सबको इस बात का पता चल चुका है, लेकिन उसका थोड़ा डीप एनालिसिस करके बताएं कि क्यों ऐसा हुआ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वक्त कि 11 रोज हो गए हैं और जो इंडिया अपनी स्ट्रेंथ समझता था वो बेसिकली उसकी एक्लीज हील निकली है। किस तरह? सबसे पहले देखें कि पहलगाम इंसिडेंट होता है और उसके इमीडिएटली वो इल्ज़ाम लगा देते हैं मोदी गवर्नमेंट, और इतने बड़े वो बयान देते हैं जिससे एकदम सेंसेशनलाइजेशन शुरू हो गई। और उन्होंने जो रेटरिक डेवलप किया उसमें वो झूठ पे मबनी था, नफरत पे मबनी था और हाइपर नेशनलिज्म पे मबनी था। अब दुनिया उसको वॉच कर रही थी। दुनिया का मीडिया, दुनिया की लीडरशिप और दुनिया के डिप्लोमेट्स उसको देख रहे थे कि ये क्या कह रहा है। उसके बाद उनको पता था कि चूँकि हम अमेरिका के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, यूरोप के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, हमें यूक्रेन जैसी सपोर्ट मिलेगी और हम पाकिस्तान पर अटैक कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं। अब उसकी सबसे पहला रीजन था कि उनके पास कोई इनकॉन्ट्रोवर्टिबल एविडेंस नहीं था। उन्होंने डॉट्स को कनेक्ट नहीं किया था। दुनिया ऐसे नहीं चलती। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी और इंटरनेशनल ऑर्डर जो है वो एविडेंस मांगता है। वो और ख्वाजा साहब, वेरी रिसेंटली अमेरिका के साथ उनका एक दिफाई मुआहदा हुआ है $13 करोड़ का। जी। अब आप ये देखें कि इसके आगे अब चलें। इससे नेक्स्ट बात क्या हुई कि एक तो नैरेटिव का और इनका जो रेटरिक था उसका कहते हैं वो दफन हो गया। नेक्स्ट इन्होंने ये किया कि इन्होंने वॉर लाइक सिचुएशन क्रिएट की और उन्होंने कहा जी कि हमें ये इस तरह की सपोर्ट चाहिए। पूरी दुनिया में पूरे मीडिया ने, मैंने इसको पूरा एनालाइज किया है, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट के अलावा किसी दुनिया के मेजर अखबार ने मोदी और इंडिया का जिक्र नहीं किया। वो सिर्फ प्रेसिडेंट शी का जिक्र कर रहे हैं। उनके टॉप ब्लॉगर्स देख लें, उनके आप टॉप यूट्यूब चैनल्स देख लें, उस पर कहीं मोदी का जिक्र नहीं है। वो सिर्फ इन्होंने एक हवा बनाई थी। ठीक है, इकोनॉमिकली बेहतर है, थोड़े से कहते हैं इन्होंने आईटी में बड़ी तरक्की कर ली, हम उसको मानते हैं, लेकिन जो इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा बनाया ना, उससे वो टोटली आइसोलेट हो गया। इसे कहते हैं डिप्लोमेटिक सेटबैक। तो पहले थी डिप्लोमेटिक हेजिटेंसी, अब वो हो गया डिप्लोमेटिक फेल्योर। क्योंकि आप देखिए अमेरिका ने भी, कल यूरोपियन यूनियन ने भी, उन्होंने कहा है कि आप मसला रिजॉल्व करें, डी एस्केलेट करें, डिफ्यूज करें। अब इंडिया ये नहीं चाह रहा था। अब वो जो मीडिया ने टोटल नैरेटिव बनाया और लोगों को फिर उस पर उकसा दिया, ठीक है हाजी साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया है। अब्दुल हमीद गुल साहब, अगर हम बात करें इस ताज़ा तरीन सूरत हाल में, आप समझते हैं कि ये जो सेटबैक की हम बात कर रहे हैं तो भारत को भी हुआ है? क्योंकि अगर हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं तो एआई का ज़माना है, लोगों को भी समझ बूझ है, भारत के अंदर से अपनी आवाम की आवाज़ें सामने आ रही हैं और मोदी के खिलाफ वो बातचीत कर रहे हैं। देखिए, दो बातें बड़ी अहम है जानना, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत का मीडिया जो है उसने इमेच्योर बिहेव किया है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन वो मीडिया किन के जेर इस्तेमाल है? वो तमाम कारोबारी शख्सियात जिसको कॉर्पोरेट इंडिया कहा जाता है, कारोबारी इंडिया, उन लोगों के पास है। उन लोगों ने पैसे बनाने के लिए वक्ती तौर पे के पैसे बनेंगे, उन्होंने पाकिस्तान मुखालफत जो है वो शुरू कर दी। लेकिन जब कॉर्पोरेट इंडिया को ये समझ आना शुरू हो गई कि वाकई पाकिस्तान हमला कर सकता है और सिलिकॉन वैली जो कि उनका पाकिस्तान आर्मी का एक अहदाफ हो सकता है, तो फिर इसका मतलब है कि $400 बिलियन की जो इकोनॉमी जो सिर्फ सिलिकॉन वैली से आ रही है वो तो खत्म हो जाएगी। इस टाइम पे मैं आपको आदात और शुमार बता दूं कि इस टाइम पे 13% जो भारत के अंदर इन्वेस्टर्स हैं वो तकरीबन अपना वाइंड अप करने की बात कर रहे हैं बिजनेस, क्योंकि ये रोजाना की वॉर मॉन्गरिंग जो है वो उनके लिए साजगार नहीं है। 21% वो लोग हैं जो इस टाइम पे वेस्ट की कंपनीज हैं जिन्होंने ऑलरेडी ये कह दिया है कि हम जो है वो अपने हेड ऑफिस को बता दिया है कि हम अपना कारोबार शिफ्ट कर जाएंगे अगर यहाँ कोई जंग का सा समा बनता है। इसलिए जब हकीकत के मैदान में आते हैं तो वक्ती तौर पे पैसा मीडिया ने बनाया, लेकिन जब उनको अंदाजा हुआ कि पाकिस्तान आगे से पूरी तरीके से
खड़ा हो गया और जो डिप्लोमेटिक उनको सपोर्ट मिलनी थी वो नहीं मिल रही। जैसे कि अभी कहा गया बिल्कुल कि बाकी दुनिया के चैनल्स ने तो उनको सीरियस लिया ही नहीं। दुनिया के पास दीगर इश्यूज हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट है, ग्लोबल विलेज की बात कर रहे हैं, ये यूक्रेन का मामला है, इस टाइम पे ट्रेड वॉरफेयर है। ये तमाम बातों के अंदर भारत की ये जो पागलपन है ये फिट इन नहीं हो रहा। दूसरी बात, भारत हम पर हमला करके क्या करेगा? नंबर वन, क्या टेरिटोरियल एक्सपेंशन चाहेगा? क्या वो अपना खिता बढ़ा सकता है? सवाल ही नहीं पैदा होता। क्या पाकिस्तान एयरफोर्स उसको मौका देगी? बिल्कुल नहीं। क्या पाकिस्तान बिल्कुल भी ऐसा मौका नहीं दे तो पाएगी पाकिस्तान एयरफोर्स इसको, और भारत को लगाम डालनी पड़ेगी। अपनी इन हरकतों पर मोदी सरकार को भी कुछ सोचना होगा। और पाक भारत कशीदगी में मजीद सूरत हाल बढ़ती है या फिर ये सारा मामला डिफ्यूज होता है? पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब आऊंगा। जैसे कि आपने बाकी तमाम टॉपिक्स पर एक डिटेल्ड एनालिसिस किया, वैसे ही अब मुझे ये भी बताएं, ये भी समझाएं कि आपको लगता है कि अब ये राइट टाइम है हमारे पास, पाकिस्तान के पास, अगर ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है। देखें, हमारी इंडिया के साथ जो जंगें हुई हैं, 47 to 48 लगा लें, 65 की लगा लें या कारगिल जंग लगा लें, उनका मेन पॉइंट था कश्मीर। और आज भी अगर हम एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं तो मसला सिर्फ और सिर्फ कश्मीर है। इसको हल करने के लिए हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यूएन में अगर मैटर जा ही रहा है तो हमें खुद बल्कि इसको लेके जाना चाहिए और हमें फौरन इस चीज की कोशिश करनी चाहिए कि मसला कश्मीर हल हो। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब से गालिबन राब्ता मुनक़ता हुआ है, उनसे दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। ख्वाजा साहब, आप इसी पर अपना कमेंट दीजिएगा। ये आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इस वक्त हाई टाइम है। इसके दो रीज़न्स हैं। एक तो इसकी जिम्मेदारी सारी जो आ रही है वो इंडिया पे आ रही है। आप देखें रिटेलिएटरी स्टेप उन्होंने क्या लिया, उन्होंने हमारी इंडस वाटर ट्रीटी को हेल्ड इन अबेयंस कर दिया जबकि उसमें प्रोविज़न नहीं था। उसके जवाब में पाकिस्तान ने क्या कहा, अब हमारा एक लेजिटिमेट स्टांस बनता था कि हम कोई ऐसा काम करें जो ट्रीटी के अगेंस्ट ट्रीटी, हमने कहा हमारा शिमला अकॉर्ड है, ठीक है, फिर हम उसको हेल्ड इन अबेयंस करेंगे। जब अब शिमला अकॉर्ड को हेल्ड इन अबेयंस करेंगे तो उससे क्या होगा, बायलैटरली पहले हम थे उसको उससे आगे नहीं जा सकते थे। अब सिचुएशन ये बनती जा रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप या टर्की, सऊदी अरब या यूएन इस पूरे मामले में आएगा और वो फिर ना सिर्फ इस टेंशन को ईज आउट करेगा बल्कि आपके जो ये मेजर इशू है उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अब ये कश्मीर का इशू के रेजोल्यूशन के लिए मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूँगा कि जो हमारे एनवॉय हैं एम्बेसडर अमेरिका में शेख रिजवान, उन्होंने न्यूयॉर्क न्यूज़ वीक को इंटरव्यू देते हुए कहा कि ये एक फ्लैश पॉइंट है कश्मीर, जो ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट, और इस पर प्रेसिडेंट ट्रंप को चाहिए कि वो पुश करें और इसको रिजॉल्व करें। मे बी ये पॉसिबल ना हो इस टाइम पे, लेकिन एटलीस्ट दोनों मुल्क के नेशंस को अब ये पता लगता जा रहा है कि पहले पुलवामा हुआ। आपका पॉइंट आ चुका है, डिप्लोमेटिकली इस मामले को किस तरह से हल किया जा सकता है और इंटरनेशनल लॉबी का इस पर रिएक्शन क्या हो सकता है।